सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम ब्रेक से वापस आ गए। जल्दी से बताओ क्या क्या किया ब्रेक में, फटाफट बताओ। व्हाट डिड यू डू इन द ब्रेक? मैं भी तो जानूं क्या चलता है ब्रेक में। पावर नैप, क्या बात है, 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 पावर नैप ले लिया पूरा का पूरा। चाय पिया, मैंने भी चाय पी। वेरी गुड पायल, वेरी वेरी गुड। चाय तो पीनी चाहिए। रिवाइज किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश ने कहा मैंने स्लीपिंग कर ली, क्या बात है, नाइस हॉबीज। चले आगे, बढ़े आगे, दौड़ लगाए। स्लीपिंग बहुत बढ़िया, खाना भी खा लिया, चाय के नशे कर लिए, ऑनेस्टली कुछ नहीं किया, रेस्ट किया, बहुत बढ़िया किया, मेडिटेशन, क्या बात है। तो अभी तक हमने ब्रेक में जाने से पहले क्या क्या किया था, एक बार फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट वी डिस्कस, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट। तो कोई भी आपसे पूछता है फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, तो आप बोलना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। क्यों कर रहे हैं हम examination? To express an opinion thereon. Where such examination is done, to express an opinion thereon. हम इस चीज के लिए एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आई होप आप तक मेरी आवाज एकदम परफेक्टली आ रही है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर हमने डिस्कस किया एसए 200 का नाम। एसए 200 का नाम सारे बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, उया कासा। सर उया कासा का क्या मतलब है? 2OO। OO मींस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे? जब हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करेंगे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले क्या करना है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस या रीजनेबल अश्योरेंस? सर रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाऊंगा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। By all material respects they have been prepared as per applicable FRF। and जब मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? Via audit report। So report on the financial statement and communicate as required by standards on auditing in accordance with the auditor's finding। तो ये चीजें आपने करके चलनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखता है। सो मेक श्योर you revise it by heart again after the class। now हमारा फिर हमने थोड़े मोटे टॉपिक्स डिस्कस करे थे। एफआरएफ क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एंड मिस स्टेटमेंट क्या होती है। मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ एसीपीडी। एसीपीडी का क्या मतलब था? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अगेन रिपीट इट आफ्टर मी। amount, classification, presentation and disclosure which has been reported in the financial statement and which was required as per the applicable FRF। misstatement कैसे आ सकती है? error और fraud से। fraud is intentional in nature। ठीक है, हमने ये बात की थी और हमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की बात की थी। बट इसमें हमारा एक टॉपिक छुपा हुआ था, वो यहां पे था। हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेते हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज ऑफ रीजन बताओ। सारे बच्चे मुझे अब रीजन बताएंगे। बहुत हो गया मेरा बोलना, तुम भी तो थोड़ा मेरे को रिवाइज कराओ। ठीक है, व्हाई डू वी टेक रीजनेबल अश्योरेंस? कौन सा टॉपिक का नाम आना चाहिए यहां पे? हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेते हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले पाते? बताओ जरा फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे मुझे हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले पा रहे हैं। सर आइला मतलब इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के 4 पार्ट्स क्या थे? पहला पार्ट उनकी तरफ से, यानी जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ क्या दिक्कत है? जल्दी से सारे बच्चे बताओ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दिक्कत है जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, जिस वजह से सब्जेक्टिव डिसीजन होते हैं, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्या ये बात समझ आई? जजमेंट बाय मैनेजमेंट, सब्जेक्टिव डिसीजन और डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अगली चीज है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या होता है सर? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट और अदर्स मे नॉट प्रोवाइड अस विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है। चोर का मतलब है फ्रॉड है। एंड फ्रॉड इन्वॉल्व सोची समझी चाल, दैट इज सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स विच आर डिजाइन टू कंसील द फ्रॉड। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था सर? पहला पॉइंट क्या था?
पहला पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि फ्रॉड है। एंड तीसरा रीजन, फ्रॉड को पकड़ लो ना, अरे कैसे पकड़े, इन्वेस्टिगेशन नहीं है और हमारे पास पावर्स ऑफ सर्च नहीं है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए जो आपके आरटीपी वाले भी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो अगर कल को कोई बच्चा पूछे आपसे क्या इस ऑडिट बैच में क्वेश्चंस कवर होते हैं, द आंसर इज यस। अभी तो हमने एक क्वेश्चन कवर कर लिया जो आरटीपी नवंबर 21-22 का है कि नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का क्या गेम है। तो ये पूरा का पूरा गेम हमने याद कर लिया। अगली चीज, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट ऑफ कॉस्ट। आप इसमें लिखोगे डीटीसी। डीटीसी का क्या मतलब है? डिफिकल्टी, टाइमिंग एंड कॉस्ट। डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस to omit an audit procedure which is required to be performed by the auditor। दूसरी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन है वो समोसे की तरह टाइम के बाद अपनी रेलिवेंस लूज कर देती है एंड यू नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड बेनिफिट। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर मैटर्स, जिसमें हमने 4 मैटर्स डिस्कस करे थे। सारे बच्चे वो 4 मैटर्स मुझे फटाफट चैट बॉक्स पे बताओ क्या थे वो 4 मैटर जो हमने अभी डिस्कस करे थे और रट्टा लगाया था एकदम बढ़िया वाला। फटाफट मुझे चैट बॉक्स पे बताओ और मैं देखता हूं कौन कौन से बच्चे हैं जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में फर्स्ट आते हैं। Quickly let me know what are the 4 areas जिन पे inherent limitations का जो impact है वो ज्यादा है। कौन से हैं वो 4 areas? फ्रॉड, वेरी गुड, जीतू भाई ने एकदम सही बताया। जीतू जी आपको याद है? ताकि ओ ताकि ओ ताकि 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 रे, वेरी वेरी गुड। फ्रॉड बिल्कुल सही बताया। फ्रॉड के बाद अगला पॉइंट, फ्रॉड बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट और कोल्यूजन वाला। आगे के सारे पॉइंट्स जल्दी से बताओ कौन कौन से पॉइंट्स थे। AS18 नहीं लिखते नलायक, AS18 कौन लिखता है? रिलेटेड पार्टी लिखो ना। बहुत बढ़िया, सृष्टि ने बिल्कुल सही बताया। फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड गोइंग कंसर्न, सबने एकदम बिल्कुल सही बताया। मिंकल, जयश्री, वेरी वेरी गुड। तो ये है हमारे साथ जो आते हैं हॉट सीट पे, सारे के सारे एकदम शैतान बढ़िया बच्चे। एंड लास्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर ऑडिट करने के बाद फ्रॉड मिले तो क्या ऑडिटर को पकड़ना है। आपने 3 बातें लिखनी है। हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से हमने ऑडिट एसेस के हिसाब से किया फिर भी हमको फ्रॉड नहीं मिला। दूसरी चीज, अगर कोई फ्रॉड मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिट ठीक से नहीं हुआ। एंड तीसरी चीज, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू सेटल विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। हमको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हमने क्लास के पहले डिस्कशन की थी। 7 - 7.5 मिनट में पूरा का पूरा ये रिवीजन हमने निपटा लिया। अब आती है सर अगला कॉन्सेप्ट विच इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि अगर एंटिटी में कोई गड़बड़ है और हम थोड़े सतर्कता से आगे बढ़े तो हम गड़बड़ को पकड़ सकते हैं? चैट बॉक्स में बताना। क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर कोई एंटिटी में गड़बड़ है और हम थोड़े चौकन्ने रहे, हम थोड़ा अपना दिमाग को खुला रखें, हम थोड़े समझदारी से आगे बढ़े तो हम उस फ्रॉड को पकड़ सकते हैं? क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? ऋषभ ने कहा यस सर, जयश्री ने कहा यस, कुर्की ने भी कहा यस। एक तो कुर्की का नाम कुर्की आ रहा है तो मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कौन व्यक्ति। एंड मिंकल ने भी कहा यस। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आनी भी चाहिए। तो जब आपके मन में आए ना ये फ्रॉड को पकड़ना कैसे है, उसके लिए आपको रखना पड़ेगा एटीट्यूड। सर इस एटीट्यूड का नाम है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वही एटीट्यूड है जो एकता कपूर के सीरियल में जो उनकी मेन कैरेक्टर होती थी ना, जो वो कैरेक्टर होती थी जो सब कुछ ऐसे देख रही होती थी, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर इसका पति वहां घूम रहा है। या फिर सीआईडी में जो वो होते थे ना एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है। इसी एटीट्यूड को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहा जाता है। यानी ऑडिटर अपना ऑडिट कर रहा है, अचानक अंदर से आवाज आती है, सर मैं ना आपको फेक ट्रेवलिंग बिल्स दे दूंगा, आप इनको अप्रूव कर देना। 10,000 रुपए के फेक बिल्स अप्रूव कर देना, 5,000 आप रख लेना, 5,000 मैं रख लूंगा। ठीक है सर। सर ने कहा हाँ हाँ ठीक है। अगर आप ऐसी बातें सुनोगे क्या आपको मैनेजमेंट पे शक नहीं होगा? क्या आपके अंदर का एसीपी प्रद्युमन नहीं बोलेगा दया कुछ तो गड़बड़ है? उसी फीलिंग को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट, यू नीड टू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। अगर कल को मैनेजमेंट आपको कहता है
कि ये ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप छोटे बच्चे की तरह मान के वापस आ जाओगे क्या, या आप मैनेजमेंट से सवाल करोगे क्यों अवेलेबल नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री की वैल्यू 1 करोड़ है, मुझे इन्वेंट्री जाके देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? सर देखनी चाहिए। मुझे इन्वेंट्री जाके देखनी चाहिए, मुझे मैनेजमेंट ने मना कर दिया। ओ माय गॉड, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। क्या मैं मैनेजमेंट मना कर दिया तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं क्या? थैला टांग के बैठ जाता हूं और मैं बोलता हूं ठीक है अब तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया, मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है? या मैं मैनेजमेंट पे सवाल उठाऊं, काहे, क्यों नहीं जा सकते हम? रीजन तो दो। रीजन क्या हो सकता है? इन्वेंट्री लोकेटेड है उत्तरांचल में या उत्तराखंड में और बीच में लैंडस्लाइड आ गई है, वहां जाने का रास्ता बंद हो गया है। क्या ये रीजन एक्सेप्टेबल है? द आंसर इज यस। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जिस एरिया में वो लोकेटेड है वहां पे नक्सलाइट्स ने अटैक कर दिया है, टेररिस्ट का अटैक हो गया है। क्या ऑडिटर जान पे खेल के जाएगा? ना रे बाबा ना, उसकी जान ज्यादा प्यारी है। तो कुछ रीजन हो सकते विच कैन बी एक्सेप्टेबल, बट आप क्वेश्चन तो करो, जानो तो सही मैनेजमेंट से क्या रीजन है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव, यू नीड टू हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, प्लस आपने रहना है चौकन्ना, अलर्ट। अलर्ट किन चीजों को लेके? कंडीशंस विच कैन इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, मैं ऑडिट करते करते बाहर निकल रहा था और तभी मैंने अंदर से ये कहानी सुनी कि एक एम्प्लॉय और उसका सीनियर मिलकर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज, जो भी ऑडिट एविडेंस आपके हाथ में आएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आएगा, आप उसका क्रिटिकल असेसमेंट करोगे। क्यों करेंगे सर क्रिटिकल असेसमेंट? ताकि अगर कल को कोई बोगस, हिंदी में बोलेंगे नकली इनवॉइस है जिसके बेसिस पे कंपनी ने खर्चे डाल रखे हैं, आप उस चीज को पकड़ सको। आप उस चीज को पकड़ सको। किसी ने अगर सिग्नेचर्स वगैरह को फोर्ज कर रखा है तो आप उस चीज को पकड़ सको। तो आपके एटीट्यूड में 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ध्यान से समझना। क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्टनेस, प्लस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। सारे बच्चे मेरे साथ बोलो, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच कैन इंडिकेट मिसस्टेटमेंट, एंड लास्ट में जो भी मिलेगा उसको क्रिटिकली असेस करके चलेंगे। क्या ये तीनों बातें क्लियर है? हाँ सर, तीनों बातें क्लियर है। क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट, एंड जो भी मिलेगा उसको क्रिटिकली असेस करके चलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? पहली चीज, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखोगे तो इससे रिस्क रिड्यूस हो जाएगी इन 3 चीजों को लेके। दूसरा, अलर्ट किन चीजों को लेके रखना है? ये 4 चीजों को लेके आपने अलर्ट रहना है। सर क्या 4 चीजों को लेके अलर्ट रहना है? इससे पहले एक लाइन लिखिए, ध्यान से समझना। Auditor shall plan and perform the audit with professional skepticism, recognizing that circumstances can exist that can cause the financial statement to be materially misstated, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रख के आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एटीट्यूड, जिसकी 3 क्वालिटीज हैं। सर 3 क्वालिटीज क्या थी? सबसे पहले आपने क्या रखना है? क्वेश्चनिंग माइंड। सिंपल सी बात है ना, जब भी कोई पति बाहर से घर आएगा, ठीक है, और यहां पे मान लो कोई लिपस्टिक का निशान हुआ, सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चनिंग माइंड। ठीक है, क्यों हुआ क्वेश्चन? क्योंकि जो वाइफ थी वो क्या थी? अलर्ट। इसको बना लो ना, दिमाग में डाल लो पॉइंट्स को। क्वेश्चनिंग माइंड, सबसे पहले सवाल आया, कहां से आए हो? क्यों सवाल आया? क्योंकि वाइफ अलर्ट थी। अब जब उसने अलर्टनेस से पकड़ लिया, अब वो क्रिटिकली असेस करेगी किसका निशान है। आई ये बात? 3 बातें समझ आई नहीं आई? जल्दी बताओ। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, ये 3 बातें रखेंगे। प्लस अलर्ट 4 चीजों को लेकर रखना है। ध्यान से समझना किन चीजों को। आपको एक ऑडिट एविडेंस मिला दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द अदर ऑडिट एविडेंस। सर इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का बैलेंस था, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें बैंक का जो बैलेंस है, इसको चेक करने के मेरे को बताओ क्या क्या तरीके हैं। सारे बच्चे बताना, अगर मुझे बैंक का बैलेंस चेक करना है, लॉजिकली बताओ आपके हिसाब से क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 2 तरीके तो मेरे दिमाग में आ गए, आप बताओ आपके हिसाब से क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं यहां पे बताता हूं फर्स्ट और सेकंड क्या क्या हो सकता है, फटाफट बताओ। व्हाट कैन बी द मैनर जहां से मैं ये इंश्योर करूं कि जो बैंक का बैलेंस कंपनी मेरे को दिखा रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सही है कि गलत। किसी बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, बैंक स्टेटमेंट
या पासबुक, हम इसको पासबुक से ले सकते हैं या फिर आप इसको बोल दो बैंक स्टेटमेंट। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पासबुक भी बैंक के खाता है, बैंक स्टेटमेंट भी बैंक का खाता है। दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, वो होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी अगर एसबीआई का बैलेंस है, एसबीआई का बैलेंस है 1000 रुपए का, तो मैं एसबीआई को लेटर लिखूंगा, एसबीआई को मैं लेटर लिखूंगा और लेटर जाएगा एसबीआई के पास और एसबीआई मुझे कंफर्म करेगा क्या उसका इस कंपनी का जो बैलेंस है वो 1000 रुपए है कि नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द वेज एंड दिस इज द अदर वेज। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों में डिफरेंस आएगा, अगर इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो क्या मुझे इस चीज को लेके अलर्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर इन दोनों चीजों में, ध्यान से समझना, अगर बैंक स्टेटमेंट और बैंक कंफर्मेशन में डिफरेंस आएगा तो क्या मुझे अलर्ट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सर रहना चाहिए। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस आ गया तो मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, कंपनी ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दी और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो मुझे बैंक ने कंफर्मेशन दी है, क्या मेरे को अब कंपनी के डॉक्यूमेंट पे शक होगा? जल्दी से बताना। जो कंपनी ने मुझे बैंक स्टेटमेंट दी है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है जो बैंक से कंफर्मेशन आई है, क्या मुझे शक होगा, नहीं होगा? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे पूछ पूछ के थक जाता हूं। हाँ सर होगा। इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मुझे दिए हैं उस पे मेरे सवाल उठेंगे, सवाल उठाएंगे, सवाल उठेंगे। क्यों सवाल उठे? बिकॉज ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। क्या अब आपको फीलिंग नहीं आ रही कि फ्रॉड है? जल्दी से बोलो, क्या आपके अंदर का ऑडिटर नहीं बोल रहा फ्रॉड है? मैं तुमको कह रहा हूं, क्लास के बाद तुम बोलोगे सर आपने तो हमको कुछ सिखाया ही नहीं, आपने तो हमको दुनियादारी बताई है। अरे यार ऑडिट दुनियादारी ही तो है, ऑडिट दिमाग ही तो है, एक प्रोफेशनल बिहेवियर ही तो है। इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ तुमको एक फ्लो बनाना है दिमाग में। जहां फ्लो बन गया वहां तुम ऑडिटर बन गए, वहां तुम हीरो बन गए, वहां तुम रॉक स्टार बन गए। ठीक है, आ रही है सर फ्रॉड की फीलिंग? एंड नेक्स्ट पॉइंट यही है, कंडीशंस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब मेरे को बस एक बात बता देना, अगर फ्रॉड होगा तो क्या आपके सीधे साधे ऑडिट प्रोसीजर से काम बन जाएगा या कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा? बताओ 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 बताओ। क्या आपके सीधे साधे ऑडिट प्रोसीजर से काम बन जाएगा या कुछ एडिशनल करना पड़ेगा? मैं आपको आरटीपी नवंबर 22 का शानदार सवाल रेडी करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, फ्रॉड है तो सीधे साधे ऑडिट प्रोसीजर से काम बढ़ जाएगा या एडिशनल करना पड़ेगा? लिखो ना, बताओ लिख के, क्या करना पड़ेगा एडिशनल? द आंसर इज यस, करना पड़ेगा। एंड यही बात इन्होंने लिख रखी है, सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस। हमको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्या ये चारों पॉइंट्स का फ्लो समझ आया? जल्दी से बताओ हाँ या ना। 4 पॉइंट्स क्या थे? कैसे अलर्टनेस आई? कॉन्ट्राडिक्ट कर गए दो ऑडिट एविडेंस। जब बैंक कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो क्या मैं सवाल उठाऊंगा? द आंसर इज यस, मैं सवाल उठाऊंगा। सर किस पे सवाल उठाओगे? इट विल ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी। मैं, क्या ये रिलायबल है? द आंसर इज नो, जीरो रिलायबिलिटी है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी। प्लस फ्रॉड की इंडिकेशन है, कंडीशंस आर इंडिकेटिंग फ्रॉड। और अब मेरे देसी ऑडिट प्रोसीजर से कुछ नहीं होगा, एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर देन दोज रिक्वायर्ड बाय एसएस। क्या ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में गए या नहीं गए? जवाब दो मुझे, जनता जवाब चाहती है। क्या ये चारों पॉइंट गए? जल्दी से बताओ हाँ या ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम इसको शानदार तरीके से आपने अपने दिमाग में डालना है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? फटाफट बताओ। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आपने ये तो बता दिया कि सवाल कहां उठने चाहिए, ठीक है, हमको अलर्ट किस चीज को लेके रखना है। बट ये अलर्ट रहने से होगा क्या? भाई साहब आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगी। किस चीज की रिड्यूस रिस्क हो जाएगी? उई की। सारे बच्चे लिखो, किस चीज की रिस्क रिड्यूस हो जाएगी? सर उई की। सर उई का क्या मतलब है? पहले ओ का मतलब है ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, यानी अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है, जनरल सर्कमस्टेंस नहीं है, तो आप उसको ओवरलुक करने से बच जाओगे। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यानी अगर आपकी ऑडिट की कोई ऑब्जर्वेशन है उसमें आप जनरलाइज्ड कंक्लूजन नहीं निकालोगे, बिकॉज यहां पे गड़बड़ है एंटिटी में, तो आप सोच समझ के कंक्लूड करोगे।
सो ओवर जनरलाइजिंग से बच जाओगे, ओवर लुकिंग से बच जाओगे, ओवर जनरलाइजिंग से बच जाओगे, प्लस आप इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लगाओगे इन डिटरमाइनिंग the nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof. यानी जिन ऑडिट प्रोसीजर से आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हो, अब आप उनको डिजाइन करने में, अब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं लगाओगे, आप सोच समझ के अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। एंड जब उनके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे होगे, जब अपने ऑडिट एविडेंस को इवैल्यूएट कर रहे होगे, तो फिर आप अगेन वो सोच समझ के करोगे। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, यू आर अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ उई, बिकॉज ऑडिटर को चोट लगती तो वो क्या बोलता, आपको चोट लगती तो आप बोलते ना उई चोट लग गई। तो अब ऑडिटर अपनी चोट की रिस्क को रिड्यूस कर रहा है, ऐसे मजाक मजाक में याद नहीं करेंगे, रिलेट करके याद करेंगे, लॉजिक के साथ याद करेंगे। यू आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ उई, आप अपनी चोट से बच रहे हो। सर पहले का चोट का क्या मतलब था, ओ का ओवरलुकिंग, ठीक है, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। दूसरा ओवर जनरलाइजिंग द कंक्लूजंस, एंड द थर्ड पॉइंट इज इनएप्रोप्रिएट assumptions when designing the audit procedures and evaluating the results thereof। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आए, हाँ या ना? तो यहां तक आप एक बार फटाफट मेरे साथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रिवाइज कर लो। क्या है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? एटीट्यूड। किस चीज का एटीट्यूड? तीन चीजों का एटीट्यूड। जैसे ही लिपस्टिक का निशान दिखा, क्या आया सब में? सवाल। क्यों आया सवाल? उस टाइम पे वो अलर्ट थी, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच कैन इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रिटिकल असेसमेंट। अब होगा क्रिटिकल असेसमेंट की हुआ क्यों, कैसे हुआ, सब जानना पड़ेगा। ठीक है, तीन पॉइंट हो गए, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट। अब एक बात बताओ, अलर्ट किस चीज को लेकर रखना है? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। इससे क्या होगा, क्वेश्चन उठेंगे ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी, इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। ये चार का फ्लो एकदम बढ़िया वाला बना लिया। फिर आप बताओ इससे रिस्क कौन सी रिड्यूस हो रही है? सर रिस्क रिड्यूस हो रही है चोट की, यानी उई। सर उई का क्या मतलब है? ओवर जनरलाइजिंग, overlooking the unusual circumstances, and the last point is inappropriate assumptions when designing the audit procedures। फटाफट आप इस पॉइंट को कवर करो एंड कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक अच्छे से एंड इन्फॉर्म मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्विकली रिवाइज इट, बोल बोल के इसको एक बार रिकॉल करो एंड देन मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन पीपल, यू आर गेटिंग इट और नॉट? फटाफट बताना है मुझे आप। जितना आप बोल बोल के करोगे उतना जल्दी अच्छे से याद होगा, चीज दिमाग में जाएगी, कंफर्ट आएगा और इट विल बी मोर एफिशिएंट। तो जितना बोल बोल के करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कैरी ऑन। कम ऑन एवरीवन, बी फास्ट।
डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नीचे वाले पॉइंट्स फटाफट एक बार रीड करते हैं। ये कह रहा है जब हम अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, हम कंसीडर करेंगे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, यानी फ्रॉड की संभावना है, ठीक है, फ्रॉड की संभावना है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एंड अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑफ द नेचर दैट इज ससेप्टेबल टू फ्रॉड इज द सोल सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस, तो फिर हमको तो वही लेना पड़ेगा और कोई फिर ऑप्शन नहीं है। तो आपने सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को भी साथ में देख के चलना है। प्लस हर चीज पे शक नहीं करना। अगर आपको कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, एक्सेप्ट इट एज जेन्युइन, एक्सेप्ट द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस देयर इज अ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्ररी। मुस्कान में भी बताता हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलो, अनटिल एंड अनलेस आपको लगता है यहां तो कुछ गड़बड़ ही है, यहां तो सिग्नेचर ही गलत लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे या फिर जीएसटी चार्ज होना चाहिए था, जीएसटी चार्ज ही नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ उल्टी सीधी चीज नहीं है, एक्सेप्ट इट, उसको आप एक्सेप्ट करके चलो, ठीक है। प्लस जो भी, एक सेकेंड ना, तो आपने एक्सेप्ट करना है एज जेन्युइन जब तक कि आपके पास कोई शक का बात नहीं है। यू विल कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, आप रिलायबिलिटी वगैरह कंसीडर करके चलोगे। अगर आपको शक होता है या फिर आपको फ्रॉड की संभावना लगती है, तो आप उस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। उस केस में आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, यानी पावर ऑफ सर्च स्टार्टिंग में नहीं है ना, पावर ऑफ सर्च आगे है, बट आप हल्के फुल्के सवाल जवाब मैनेजमेंट से कर सकते हो। एंड डिटरमाइन करो क्या अब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स में आपको कुछ मॉडिफिकेशन या एडिशन करने की जरूरत है, ठीक है। ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। यानी अगर पिछली बार जब आप ऑडिट करने आए थे और आपको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले मिले थे, तो आप उस चीज को डिसरिगार्ड मत करो, मान के चलो वो हाँ होगी। बट क्योंकि आपको पिछली बार उनका बिहेवियर ऑनेस्ट लगा था, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं रखोगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का 3 मतलब है। क्या क्या 3 मतलब है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या क्या 3 मतलब है। सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चनिंग माइंड। क्यों? क्योंकि आप अलर्ट थे। एंड तीसरी चीज क्या थी, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो ये तीनों चीजें आपने करनी है, बट आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते अपना पुराना एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को लेके। नेवरदलेस, आई बिलीव दैट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी doesn't relieve the auditor to maintain professional skepticism। अगर मैं इसको समराइज करूं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समराइज करते हैं। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस देख के चलना है, बस इतना भी लिखोगे काफी है। दूसरी चीज जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि अगर कल को आपको कहीं फ्रॉड मिल जाता है, कहीं आपको पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड लगती है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करो और देखो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को आपने ऊपर नीचे करने की जरूरत है कि नहीं। एंड लास्ट के 2 पॉइंट आपने बस ध्यान में रखने। सर क्या पॉइंट्स है लास्ट के? सिंपल पॉइंट्स है। वो ये कह रहा है कि अगर आपको पिछली बार मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले मिले थे, तो उसको डिसरिगार्ड मत करो, उसको इग्नोर मत करो। बट क्या मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना है? द आंसर इज यस, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी कितने ही अच्छे लगते हैं आपको, फिर भी आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 बातें बस ध्यान में रखना। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस को हम कंसीडर करेंगे। फ्रॉड अगर कहीं पे दिखता है या फ्रॉड मिलता है, तो हमको वहां पे देखना पड़ेगा एडिशनल और अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करने की नहीं। एंड आखिरी के 2 पॉइंट्स थे रिगार्डिंग अवर पास्ट एक्सपीरियंस। क्या ये बातें आपको समझ आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना। तो रीड करो, जितना याद रह रहा है उतना रखो। वही जो 4 बातें मैंने आपको बताई वो आपने फोकस करनी है। अब एक बच्चे का सवाल आया, सर ओवर जनरलाइजिंग का क्या मतलब है? ओवर जनरलाइजिंग का यही मतलब है कि मैं अगर किसी भी ऑडिट एविडेंस को देखता हूं तो मैं उसको एकदम सही नहीं मान लूंगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात समझना। अगर मेरे को ऑडिट ऑब्जर्वेशन मैंने करी, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मैनेजमेंट ने मेरे को बोला, ठीक है, मैनेजमेंट ने मेरे को बोला कि ये चीज ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला मेरे को ये चीज ठीक है। एग्जांपल के तौर पे सपोज इन्वेंट्री की मैं चेकिंग कर रहा था, ठीक है, इन्वेंट्री की मैं चाहता था मैं चेकिंग करूं। मैंने कहा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट मेरे को लग रहा है इन्वेंट्री में गड़बड़ है। मैंने कहा इन्वेंट्री ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो इन्वेंट्री है ये ऐसी लोकेशन पे जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता। मैंने कहा अच्छा, देयर इज अ डिफिकल्टी इन रीचिंग दैट लोकेशन। उसने कहा हाँ। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूं? द आंसर इज नो। मैं ओवर जनरलाइज नहीं कर सकता इस चीज को, मुझे खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये जो मैनेजमेंट कह रहा है ये सही है कि गलत है।
तो ये जो ओवरलुकिंग है, ओवर जनरलाइजिंग है, ये बातें दोनों मोटा मोटी सेम ही कर रही हैं, चाहे वो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हो या मैं अपने ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे ओवर कुछ नहीं करना, मुझे अपने सेंसेस में रह के काम करना है। अब बात समझ रहे हो मेरी? यू डोंट हैव टू ओवर जनरलाइज, यू डोंट हैव टू ओवरलुक। ये जो ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग है ना, ये नौसिखिए लोग करते हैं। जो बंदा सीखा है, सीखा हुआ बंदा है, वो कभी ये काम नहीं करेगा। कच्चा खिलाड़ी ये काम करता है, ओवरलुक करता है, ओवर जनरलाइज करता है। बट द पर्सन हु इज एक्सपीरियंस, द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट, he will never do this mistake. So overlooking and over generalizing से बचेंगे and inappropriate assumptions नहीं लगाएंगे. This is all that you need to understand. And आखिरी के पॉइंट्स हमने अभी कवर कर लिए। जल्दी से बताओ क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है? आरटीपी नवंबर 22। लेट्स रिवाइज इट अगेन। क्वेश्चनिंग माइंड से हमारे क्या आया था? सवाल उठे, क्यों? क्योंकि वो अलर्ट थी। अगर इंसान अलर्ट रहता है, उसके बाद वो क्या करेगा? क्रिटिकली एग्जामिन करेगा ऑडिट एविडेंस को। तो 3 पॉइंट हमारे कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं। एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है सर? वो हमारा एक एटीट्यूड है। गॉट इट सर। अब एक बात बताओ, क्या होता है? हमको अलर्ट किस चीज को लेकर रखना है? जो बैंक कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट का मैंने आंसर दिया, कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। इससे क्या आ रहा है? क्वेश्चन ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिससे फ्रॉड इंडिकेट हो रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जहां पे फ्रॉड है हमको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट, फिर हमने क्या चीज डिस्कस करी? इट रिड्यूसेस द रिस्क। 3 चीजों की रिस्क रिड्यूस करता है। ओवर जनरलाइजिंग, ओवरलुकिंग एंड इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर। एंड आखिरी वाली चीजों को बस आप रीड कर लेना और अपने शब्दों में इसको आप लिख के आगे बढ़ सकते हो। सच्ची बताओ, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पे अब आपको कंफर्ट आया कि नहीं? हाँ या ना? सच्ची बताना। आर यू नाउ कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक? समझ आया? याद हुआ? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। कम ऑन पीपल, आई नीड द आंसर, आई नीड द एनर्जी। ब्रेक के बाद आयो तुम शैतानो। गॉट इट सर, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। एक सवाल है, जल्दी से बताओ, ध्यान से समझना। एक बच्चे ने तो लिख भी दिया, अब समझना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बिना इसको रीड करे। क्या मुझे जो शक की भावना है या मुझे जो चौकन्ना रहना है, वो मुझे तभी रहना है जब मैं अपने ऑडिट को प्लान कर रहा हूं, या फिर मुझे बाकी स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे भी चौकन्ना रहने की जरूरत है? यानी ऑडिट के एक फेजेस होते हैं। पहले मैं ऑडिट को प्लान करता हूं, जैसे आप अपनी स्टडीज को प्लान करते हो। फिर आप स्टडीज करने बैठते हो, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने बैठता हूं। फिर जो ऑडिट प्रोसीजर से ऑडिट एविडेंस आता है, उसको इवेल्युएट करके कंक्लूजन निकालता हूं, ओपिनियन देता हूं। क्या मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे सीमित रखना है, या मुझे हर स्टेज पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए? इसका आंसर दो आप मुझे, जल्दी से बताओ। किस स्टेज पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए? सब पे, प्लानिंग पे, किस पे? लॉजिकली बताना। ऑल फेजेस का जयश्री ने, वेरी गुड। जयश्री ने कहा सर ऑल स्टेजेस पे होना चाहिए। सृष्टि ने भी कहा, ऋषभ ने भी कहा, पीयूष ने भी कहा, वेरी गुड। एंड दिस इज द आंसर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एच इज एन ऑडिट टीम मेंबर ऑफ सीए फर्म WYN एसोसिएट्स। एच का ओपिनियन था, क्या था एच का ओपिनियन? ध्यान से समझना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज रिक्वायर्ड ओनली एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट बिकॉज situations and circumstances unusual in nature exist at the beginning of audit। क्या ये नौसिखिया लग रहा है? The answer is yes। अरे ऑडिट करो तो सही, तब जाकर तुमको सारी अनयूजुअल नेचर वाली चीजें मिलेंगी ना। क्या सिर्फ ये प्लानिंग स्टेज पे है? ना रे बाबा ना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड एट प्लानिंग स्टेज बट also required during the entire process of audit because circumstances and situations not usual in nature exist in entire process of audit। कहीं पे भी आपको ये चीज मिल सकती है। यहां हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एकदम शानदार तरीके से कवर हो जाता है। Here we move to the next topic, that is your professional judgment। अब आती है सर हमारी जजमेंट की बात, ध्यान से समझना। बिफोर आई मूव टू प्रोफेशनल जजमेंट, क्या मैं आपको एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिखाऊं? हाँ सर, हमको एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिखाओ। ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है ये अभी तक हमने ना डिस्कस नहीं किया, तो एक बार ये आप एक बार ध्यान से देख लो और आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। व्हाट इज एन ऑडिट? ये जो हमने बोला ना डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिट, एक बार देखते तो सही क्या है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप ऑडिट को एक्सेप्ट करते हो। क्या करते हो? आप ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हो। यानी मैं हूं ऑडिटर, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ नाउ आई कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। मैंने जब एक्सेप्ट किया तो उसके बाद आपको क्या लगता है हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए? द आंसर इज यस। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। ठीक है,
आई बात समझ सर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज कि मैंने ऑडिट एक्सेप्ट किया, एंगेजमेंट लेटर एंटर किया, सब हो गया। अब क्या होगा सर? अब बैठेगी मेरी टीम, अब बैठेगी मेरी टीम, हमारी पूरी की पूरी टीम, ठीक है, ये पूरी की पूरी टीम है, ये करेगी प्लान ऑडिट को, कि ठीक है हमको ऑडिट में क्या करना है, ये सारी चीजें प्लान करेगी कि हमको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, ठीक है, कैसे कैसे सब चीजें होंगी। एंड इस चीज के लिए हमको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे हम। एक बार हमने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने ऑडिट प्लान कर लिया, अब हम जाएंगे एंटिटी के पास और परफॉर्म करेंगे क्या? भरतनाट्यम। द आंसर इज नो। हम परफॉर्म करेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। सर एग्जांपल देके बताओ ऑडिट प्रोसीजर्स का। तो ऑडिट प्रोसीजर्स के हैं ढेर सारे एग्जांपल, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है। दिस वी विल कवर इन दिस कोर्स, डोंट वरी। अभी आप समझो ऑडिट प्रोसीजर इज बेसिकली अ वे ऑफ कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है? एक तरीका है, एक जरिया है ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने का। जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो क्या मिला? जल्दी से बताओ, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। What do you feel I will get after performing the audit procedures? ये चार्ट आप सबने बनाना है, हाँ बताओ क्या मिलेगा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके? बूंदी का लड्डू, ऑडिट एविडेंस। वेरी वेरी गुड, हमको मिलेगा ऑडिट एविडेंस। अब हमको फिर ये चेक करना है कि ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं। सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, इसके बारे में हम पूरी की पूरी अभी डिस्कशन करेंगे। हमको ये कंक्लूड करना पड़ता है, हमको ये कंक्लूड करना पड़ता है कि हमको भरपूर ऑडिट एविडेंस मिला है कि नहीं, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिला है कि नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी इज बेसिकली योर क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस इज बेसिकली योर क्वालिटी। तो माल में क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी मिल गई और हमको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई, देखो यही हम चीज चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको ये रीजनेबल अश्योरेंस मिली है कि नहीं। अगर रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो अब मुझे बताओ कंक्लूजन के बाद अगला स्टेप क्या होगा? आप ही बताओ। अब तो आप एकदम हीरो बन ही गए हो, मैं अब आपको क्या बताऊं? आप ही बताओ मुझे अब क्या होगा अगला स्टेप, फटाफट बताओ। व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेक्स्ट स्टेप? ऑडिट एविडेंस आ गया, मैंने ऑडिट एविडेंस को चेक कर लिया, कंक्लूड कर लिया कि ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। अब बताओ आखिरी स्टेप क्या होगा? पीयूष ने बिल्कुल सही कहा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। अब मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा और क्या ओपिनियन को जेब में डाल दूंगा? द आंसर इज नो। आई विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका पूरा ऑडिट का प्रोसेस है। आई बात समझ? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्या ऑडिट का आपको प्रोसेस दिखा? पहले मैं ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं, एग्रीमेंट एंटर करता हूं, ऑडिट प्लान करूंगा, ऑडिट के अंदर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, उसके बेसिस पे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करूंगा कि मुझे इतना 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 ये काम करना है। फिर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करके चेक करूंगा ऑडिट एविडेंस सही है कि नहीं। जब मेरे को लगेगा कि हाँ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया, मेरा मन भर गया है, अब मैं फिर अपना ओपिनियन देके रिपोर्ट में डाल दूंगा। क्लियर है? फटाफट इसको राइट डाउन करो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम आंसर इतनी फटाफट कैसे दे रहे हो? पहले से पढ़ के आए हो क्या? डन डना डन डन, क्विकली लेट मी नो। बढ़े आगे? डन सर, चलो बहुत बढ़िया। पक्का ना? मैं फिर जाऊंगा दूसरी स्क्रीन पे, मैं चाहता नहीं कि कोई बच्चा मुझे बोले कि यार आपने यार दिखाया नहीं यार पूरा अच्छे से। ठीक है सर, डन है, बहुत बढ़िया। अब आओ प्रोफेशनल जजमेंट की बात करते हैं। अब ऑडिट करते वक्त कई जगह मेरी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। सर प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली एप्लीकेशन। किस चीज की एप्लीकेशन? जो भी आपने सीए में सीखा है। यानी आपने सीए में आईपीसीसी क्लियर किया, फाउंडेशन क्लियर किया, फाइनल क्लियर किया, तो आपके पास नॉलेज आई। प्लस आपने क्या किया सर? आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग करी, तो आपने ट्रेनिंग कर ली, नॉलेज कर ली, और सीए बनने के बाद आपने एक्सपीरियंस लिया।
जब आप इन तीनों चीजों को अप्लाई करते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन, इसको हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। इसको हम प्रोफेशनल जजमेंट बोलते हैं। यानी प्रोफेशनल जजमेंट इज बेसिकली योर डिसीजन, जहां पे आप अपना दिमाग अप्लाई करते हो, यानी आपने जो भी नॉलेज इकट्ठी करी है सीए के कोर्स में उसको अप्लाई करते हो, जो आपने ट्रेनिंग ली है यानी आर्टिकलशिप उसको अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है, तो तीनों चीजों को बोलेंगे ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस का जो एप्लीकेशन है टू मेक डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, इसको हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। यही बात बस आपको समझनी है। एंड इसमें आपके जो डिसीजंस होते हैं वो इन 3, 4, 5 एरियाज के अंदर होते हैं। सर रीजनेबल एश्योरेंस इज इन टर्म्स ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, द आंसर इज यस। जहां मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया, मान लो मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आ गई। मैं जब रीजनेबल एश्योरेंस बोल रहा था तो इनडायरेक्टली मैं आपको क्या बोल रहा था कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। गॉट इट? यस सर। अब बताओ ये जो डिसीजंस हैं, ये जो डिसीजंस हैं जहां पे मेरे को अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को, अपनी आर्टिकलशिप को और अपनी एक्सपीरियंस को, ये कहां पे लेना है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क। सबसे पहले हम देखेंगे मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क। सर ये मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क क्या है? मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है? मटीरियलिटी मतलब वो अमाउंट जो मुझे लगता है आपका डिसीजन अफेक्ट कर सकती है एज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से सुनना, मटीरियलिटी वो अमाउंट है जो मेरा ये मानना है, जो मेरी डिसीजन मेकिंग पावर कहती है कि वो आपका डिसीजन अफेक्ट कर सकती है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मटीरियलिटी है। सर ये ऑडिट रिस्क क्या है? मुझे बताओ एक ऑडिटर की रिस्क क्या है? मैं आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा, आप बताओ आपके हिसाब से लॉजिकली ऑडिट रिस्क क्या है? मैं चाहता हूं आप मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट डू यू फील इज द ऑडिट रिस्क? क्या है ऑडिट रिस्क? लॉजिकली बताना। मैं आपको कुछ याद नहीं करवा रहा, कुछ रटवा नहीं रहा, ना कुछ समझा रहा हूं। आप बताओ एक ऑडिटर की रिस्क क्या है? एक ऑडिटर का काम क्या है? ओपिनियन देना। तो रिस्क क्या है ये बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो रिस्क क्या है? व्हाट इज द रिस्क? वेरी गुड पीयूष, पीयूष इज माय फेवरेट राइट नाउ। ठीक है, पीयूष इज माय फेवरेट। मिंकल ने भी बिल्कुल सही बोला, सृष्टि ने भी बिल्कुल सही बोला, जयश्री ने भी बिल्कुल सही बोला कि एक ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ध्यान से समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दे दिया। फिर भी ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दे दिया। अगर ऑडिटर ने ये भूल कर दी तो ये एक ऑडिट रिस्क हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? बस इतनी सी बात अभी समझ लो, इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी बस इतनी सी बात समझ लो, ऑडिटर का गलत ओपिनियन देना एक ऑडिट रिस्क है। एंड गलत ओपिनियन का क्या मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फिर भी क्लीन ओपिनियन दे दिया। सर क्या इसका यह भी मतलब है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, क्या इसका यह भी मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है पर ऑडिटर ने अपने ओपिनियन में कह दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? जल्दी से बताओ, क्या इसका यह भी मतलब है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है पर ऑडिटर ने अपने ओपिनियन में कह दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है? अरे भाई साहब, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। रिस्क ये है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो थी फिर भी उसने अपना क्लीन ओपिनियन दे दिया। मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी फिर भी उसने अपना क्लीन ओपिनियन दे दिया। ये है भाई साहब ऑडिट रिस्क। ये तो बेवकूफी है। क्या बोलेंगे इसको? इसको सारे बच्चे बोलो सर ये बेवकूफी है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। ये बात हमने स्पेसिफिकली इस क्लास में कवर करेंगे, एक टॉपिक में मैंने इस बात को और अच्छे से समझा रखा है। पर अभी इस बात को ध्यान में रखना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मैं बेवकूफ हूं, मैं ऑडिटर नहीं हूं। बट अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी और मैंने अपना क्लीन ओपिनियन दे दिया, इसको हम ऑडिट रिस्क बोलते हैं। तो जब भी मैं मेजर कर रहा हूं मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क तो मेरी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। अब एक बात बताओ, जो एरियाज इंपॉर्टेंट होंगे, जहां पे भी मटेरियलिटी होगी, वहां पे मेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स ज्यादा करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे? ध्यान से बताना। जिन एरियाज में मुझे लगेगा यहां पे रिस्क ज्यादा है मेरे ओपिनियन के गलत होने की, वहां मैं ऑडिट प्रोसीजर्स कम करूंगा, ज्यादा करूंगा? सोच समझ के बताना, मैं आपसे चाहता हूं आंसर दो आप मेरे को।
जहां मुझे लग रहा है ऑडिट रिस्क ज्यादा है, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बिल्कुल सबने सही कहा। सो बेस्ड ऑन दैट ऑडिट रिस्क, based on that risk, I perform my audit procedures. I decide the nature, timing and extent of my audit procedure. So the next point is nature, timing and extent of audit procedures to meet the requirement of SAs and gather the audit evidence. Audit procedures perform करके मुझे क्या मिलेगा? सबने बिल्कुल सही बताया था, sufficient and appropriate audit evidence. तो next step is evaluating कि मेरा audit evidence sufficient and appropriate है या नहीं. ये भी तो एक जजमेंट का मामला है। जो आपके लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है वो मेरे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हो सकता है होना, या जो मेरे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है वो किसी और के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना। तो डिसाइडिंग कि जो मेरे पास ऑडिट एविडेंस आया है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, ध्यान से समझना, ये पॉइंट्स को रिलेट करके मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं। जो ऑडिट एविडेंस मैंने इकट्ठा किया ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं। कोई रट्टा नहीं लगाएगा, लॉजिकल फ्लो में चलेंगे। तो पहले मैंने निकाली ऑडिट रिस्क, रिस्क के हिसाब से मैंने डिसाइड किया नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स करके मेरे को मिला ऑडिट एविडेंस, एंड ऑडिट एविडेंस से मैंने क्या निकाले? कंक्लूजन। कंक्लूजन किस चीज के रिगार्डिंग? ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, assessing the reasonableness of accounting estimates made by the management। जो मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं क्या वो रीजनेबल है कि नहीं, इस चीज के रिगार्डिंग मैंने कंक्लूजन ड्रॉ करा। क्या यही पूरा का पूरा फ्लो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था? क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? जो जो बच्चा क्लास में जाग रहा है, जागते रहो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। क्या आपको अभी ये फील नहीं आई जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया, यहां पे ऑडिट के हर स्टेज पे प्रोफेशनल जजमेंट लग रही है? आई अंदर से फील आई नहीं आई? जल्दी बताओ। तुमको फील आएगी तभी तुमको बात चमकेगी, वरना तो तुम कहोगे हाँ सर ने बस बात बताई और चले गए, ठीक है, पढ़ा के चले गए, हमको मामा बना दिया। तुमको फील आ रही है नहीं आ रही? मेरे को तो ये जानना है सबसे पहले कि पहले मैंने रिस्क निकाली, फिर मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, फिर जो ऑडिट एविडेंस मिला उसको चेक किया कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ऑडिट एविडेंस के बेस पे कंक्लूजन निकाला। आ रही है नहीं आ रही है फील? बताओ। Yes, sir. Yes. Very, very good. And the last point is, जहां जहां मैनेजमेंट जजमेंट लगाएगी हम भी जजमेंट लगाएंगे, जहां जहां मैनेजमेंट जजमेंट लगाएगी हम भी जजमेंट लगाएंगे। सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द एप्लीकेबल एफआरएफ, हम भी मैनेजमेंट की जजमेंट पे अपनी जजमेंट लगाएंगे। क्या ये सारे एरिया समझ आए जहां जहां पे ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट लगती है? एंड प्रोफेशनल जजमेंट का क्या मतलब है? इट इज एन एप्लीकेशन। आपने जो भी सीखा है सीए के कोर्स में, बी इट योर नॉलेज जो आपने गेन करी है, ट्रेनिंग जो करी है आर्टिकलशिप की, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, जब आप उसको अप्लाई करते हो इन टेकिंग द डिसीजंस इन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। ये सारे एरियाज में प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, रिस्क के बेसिस पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या मिला? ऑडिट एविडेंस। तो ये इवेल्युएट करना कि वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है कि नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट। बोलो मेरे साथ, जहां मैनेजमेंट की जजमेंट वहां हमारी जजमेंट। 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? ये 2 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। क्विकली रिवाइज दिस टॉपिक एंड लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज करो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पानी के 2 घूंट पीने, जल्दी से पी लो और इस टॉपिक को रिवाइज करके मुझे कंफर्म करो, देन वील मूव अहेड। Just type in the chat box, done, 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 done. Come on, people, you can do it. ये समय वापस नहीं आएगा, ये खूबसूरत पल नहीं आएंगे। जी भर के जियो।
वेरी वेरी गुड। अरे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मतलब सच में मैंने बहुत बड़े बड़े पुण्य करे होंगे जो मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। इतने अच्छे बच्चे आते कहाँ से हैं? सीए इंटर के बच्चे तो बड़े अच्छे, मुझे किसी ने बोला था सीए इंटर के बच्चे बहुत फालतू डाउट्स पूछते हैं। तुम तो बड़े अच्छे, तुम तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। मैं फाइनल के बच्चों के साथ तो नहीं बैठा, इंटर वाले या फाइनल वाले। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तुमको फील आ रही है नहीं आ रही है? ऑडिट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और तुम डन लिखते जा रहे हो? क्योंकि मुझे तो फील आ रही है, मुझे तो आ रहा है कि भाई हाँ, नाउ वी आर गोइंग इन अ गुड फ्लो। आराम आराम से भी चल रहे हैं, चीजें भी कवर कर रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, इंजॉइंग। तुम बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, समझ आ रहा है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड सृष्टि, बहुत अच्छे हो आप। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ऑडिट, क्या बात है, यही सुनना है मुझे। क्या बात है जयश्री, वेरी वेरी गुड। बाकी जो सो रहे हैं वो भी जल्दी से जवाब दें। उठ गए? उठ गए? समझ आ रहा है सर, ग्रेट, अच्छा लग रहा है। सुकून, सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये बताओ? सुकून वाली फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सर, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी गुड। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। तो ये है ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन, ध्यान से समझना। जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है, जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। क्या इसने हमको यहां पे फ्लो दे दिया? क्या इसने हमको यहां पे फ्लो दे दिया? द आंसर इज यस। पहले मेरे पास आता है ऑडिट एविडेंस, उसके बेसिस पे मैं अपना कंक्लूजन निकालता हूं और उस कंक्लूजन के बेसिस पे मैं अपनी रिपोर्टिंग करता हूं जिसपे मेरा ओपिनियन होता है। तो इसने बातों बातों में हमको वही बात बता दी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या आपको ऐसी फील आई? आंसर इज यस। Information used by the auditor to arrive at the conclusions on which auditor's opinion is based is the audit evidence. And audit evidence में दो चीजों की हमको क्वालिटी देख के चलनी है सर। दो क्वालिटीज क्या है? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, quantity is affected by the auditor's assessment of the risk of material misstatement and also by the quality of audit evidence. घी वाली रोटी कितनी खाते हो और बिना घी वाली रोटी कितनी खा पाओगे? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, घी वाली जो रोटी है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन घी वाली रोटी, बिना घी वाली रोटी के कंपैरिजन में ज्यादा खाओगे कम खाओगे? किसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी कम होगी अगर घी वाली रोटी खा रहे हो? सर आप ना पढ़ा रहे हो हमको, शेफ बना रहे हो, ठीक है। कभी हमसे पूछते हो समोसे गर्म खाओगे ठंडे खाओगे, अब कह रहे हो घी वाली रोटी ज्यादा खाओगे कम खाओगे। क्यों कम क्यों खानी है? क्यों कम खानी है भाई तुमको? घी वाली रोटी ज्यादा खाओ बिना घी वाली से। कम पता है तुम क्यों खाओगे? क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर है। जहां जहां चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है वहां क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगती, वहां कभी तुमको क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना इस बात को, क्वांटिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं चाहिए। प्लस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की परसेंटेज, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अगर ये ज्यादा होगी तो आप ऑडिट एविडेंस ज्यादा लोगे या कम लोगे? लॉजिकली बताना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिसको आज से हम प्यार से बोलेंगे रोमम, अगर रोमम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा लोगे कम लोगे? लॉजिकली बताना, लॉजिकली बताना। ज्यादा रिस्क में ज्यादा मेहनत करके ज्यादा ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे या कम ऑडिट एविडेंस से काम चला लेंगे? जयश्री ने बिल्कुल सही बोला, ऋषभ ने बिल्कुल सही बोला, मिंकल ने भी कहा सर ज्यादा लेंगे, सृष्टि ने भी कहा ज्यादा लेंगे। वेरी वेरी गुड। यही बात मेरे को आपको समझानी है, जहां रिस्क ज्यादा होगी वहां मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ऑडिट एविडेंस ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स,
risk of material misstatement and the quality of audit evidence and the appropriateness, that is the quality of audit evidence, that is its relevance and reliability in providing the conclusions on which auditor's opinion is based. Appropriateness का मतलब है quality of audit evidence, क्या ये audit evidence relevant है, क्या ये ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट है? सर एग्जांपल देके बताओ रेलिवेंट का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे आगे की क्लास में, बट अगर मैं आपसे पूछता हूं रेलिवेंस का क्या मतलब है तो ध्यान से समझना। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक खर्चा है जिसका नाम है सैलरी। ओके सर, इसके लिए कोई रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस बताओ, मुझे चेक करनी है सैलरी, कोई रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस बताओ। मोर रिस्क मोर एविडेंस, वेरी गुड पायल। मुझे इंप्लॉइज की सैलरी चेक करनी है, जल्दी से बताओ क्या रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस होगा? कैसे चेक करें इंप्लॉइज की सैलरी? पीएनएल में आता है ना इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कैसे चेक होगी सैलरी? वेरी गुड, सैलरी स्लिप्स, बहुत बढ़िया। और बताओ, पेरोल तो ठीक है, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस, अटेंडेंस का कुछ अगर है मामला, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह देख सकते हैं। प्लस पेमेंट हुई है कि नहीं, ये कैसे चेक करूं पेमेंट हुई है कि नहीं? अगर मैं बोलूं पेमेंट हुई है कि नहीं तो सैलरी स्लिप पेमेंट, अब मेरे को चेक करनी है पेमेंट हुई है कि नहीं, सैलरी की जो पेमेंट है वो हुई है कि नहीं, क्या सैलरी स्लिप इसके लिए रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है? बच्चा कह रहा है कंफर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज, हाँ एम्प्लॉइज से कंफर्मेशन लोगे तो अच्छा। बताओ पेमेंट चेक करने के लिए क्या सैलरी स्लिप रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है? सोच समझ के बताना। शालू बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड शालू, जल्दी से बताओ क्या पेमेंट चेक करने के लिए सैलरी स्लिप रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं? सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अब, बट मुझे मेरे सवाल का जवाब दो ना, अब जो मैं अब पूछ रहा हूं वो तुम बता नहीं रहे। सबने कहा नो, पेमेंट चेक करने के लिए सैलरी स्लिप कभी भी रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सैलरी स्लिप में तो ये लिखा है ना कितना कितना पेमेंट करना है, ठीक है, कितना कितना सैलरी बनती है, बट ये कैसे चेक होगी पेमेंट हुई है कि नहीं? तो पेमेंट चेक करेंगे, जैसा सबने बिल्कुल सही बताया, बैंक स्टेटमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से चेक होगी ना। तो रेलिवेंस भी आपने देखनी पड़ेगी कि भाई एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए प्लस रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब है मुझे एक बात बताओ, बात बताना ध्यान से, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है? हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है सर। इसको चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने डेटर से डायरेक्ट कंफर्मेशन ले ली कि आपका बैलेंस कितना है, दूसरा मैंने कंपनी का, जो हमारी कंपनी है जिसने उसको सेल करी है डेटर को, हमने इसका सेल्स इनवॉइस देख लिया। कौन सा ज्यादा रिलायबल लग रहा है आपको? कौन सा ज्यादा रिलायबल लग रहा है जल्दी से बताओ, विच इज मोर रिलायबल, पहला वाला या दूसरा वाला? डेटर से डायरेक्ट कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल लग रही है या सेल्स इनवॉइस जो कंपनी ने खुद जनरेट किया जिसके हम ऑडिटर हैं वो ज्यादा रिलायबल लग रहा है? जयश्री ने कहा डायरेक्ट डेटर की कंफर्मेशन, अतुल ने कहा अर्लियर, सबने बिल्कुल सही बोला। मेरे दोस्तों जहां भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन आ जाती है वो ज्यादा रिलायबल हो जाती है। इसके बारे में हम पूरा एक टॉपिक कवर करेंगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस में, डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ जाओ हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। फिर से बताओ ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? बोलो सही होना चाहिए। सर सही का क्या मतलब है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इसको आज से आप सही बोलोगे, इसको आज से आप सही बोलोगे। सही का क्या मतलब है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। क्वालिटी का क्या मतलब है? रेलिवेंट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए। क्वांटिटी किससे अफेक्ट होती है? मैंने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और क्वालिटी से घी वाला एग्जांपल भूल मत जाना, घी वाला एग्जांपल भूल मत जाना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड, याद रखना इसको हम आज से रोमम बोलेंगे। तो कहीं भी रोमम दिखता है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब सर रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इट्स अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब एक बात बताना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप में से किसी ने मेरे से ये डाउट पूछा था
आपने मेरे से ये डाउट पूछा था कि जब मैंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस, तो एक बच्चे ने बोला था क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही रीजनेबल एश्योरेंस है? द आंसर इज यस। मुझे रीजनेबल एश्योरेंस अगर चाहिए तो मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगेगा। क्या होगा उससे? उससे मैं रिड्यूस कर दूंगा ऑडिट रिस्क को टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ऑडिट रिस्क क्या थी ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको फील आ रही होगी कि यार हम कितने बढ़िया तरीके से, क्या बढ़िया फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क of incorrect opinion when the financial statements are materially misstated। सर एक बात बताओ, to an acceptably low level क्यों लिखा है? मैं ऑडिट रिस्क को जीरो क्यों नहीं कर सकता? मैं अपनी ऑडिट रिस्क को जीरो क्यों नहीं कर सकता? इस सवाल का जो जवाब बताएगा आज उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, आज उसको मेरी तरफ से चॉकलेट। मुझे एक बात बताओ, आपने बोला रीजनेबल एश्योरेंस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगेगा टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। मुझे एक बात बताओ, मुझे क्यों इसको जीरो नहीं कर सकता? मैं इसको लो लेवल पे क्यों ला सकता हूं? जीरो क्यों नहीं खत्म कर सकता? जयश्री ने सबसे पहले सही जवाब दिया और मेरे को लग रहा है पीयूष, मिंकल, क्विरकी, शालू, गरिमा, सृष्टि सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से, मैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से कभी इसको जीरो नहीं कर सकता। ये हमेशा कुछ तो रहेगी। क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट वाज 4 एरियाज जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा है: फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड द लास्ट पॉइंट वाज गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो यही बात आपने ध्यान में रखनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन था ये नालायक? जयश्री, वेरी वेरी गुड जयश्री। तो ये बात आपकी यहां पे खत्म हो जाती है। क्या एक बार आप रीड करना चाहोगे? जल्दी से बताओ। डू यू वांट 2 मिनट्स टू रीड दिस टॉपिक? फटाफट बताओ, आप इसको रीड करके सिंथेसाइज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? जल्दी से बताओ, क्विकली रीड करना चाहोगे? फटाफट इसको देख लो, फटाफट इसको देख लो, रीड कर लो और मुझे बताओ क्या ये टॉपिक आपको अंदर बैठा या नहीं बैठा। यस सर, रीड करना चाहेंगे? फटाफट रीड करो, गो हेड। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है। सॉरी सर, सॉरी सर, गाना मत गाओ सर, चुप हो जाओ। Quickly do it and let me know. डन डनाडन डन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। सर ऐसा करो, अब आप हमको ना एक लास्ट टॉपिक और करा दो, फिर उसके बाद हमको ना छुट्टी दे देना। मैंने कहा ठीक है, अब तुम बोल रहे हो तो मैं करा ही देता हूं। एक और टॉपिक करा दो। नहीं यार मैं छुट्टी देना चाहता हूं। नहीं सर, एक टॉपिक और करा दो, बस लास्ट एक टॉपिक और करा दो, फिर आप हमको छुट्टी दे देना। क्या कहते हो? कराना ही पड़ेगा? हाँ सर करा दो। क्या ये लास्ट टॉपिक एक बढ़िया वाला टॉपिक करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? जल्दी से बताओ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बिकॉज मेरा पर्पस है आप तक बात पहुंचनी चाहिए। गरिमा कह रही है नहीं सर हमने नहीं बोला। जल्दी बताओ, जैसा आप कहोगे एक टॉपिक ये करना है बस लास्ट, उसके बाद मैं आपको छुट्टी दे दूं। एकदम शानदार वाला टॉपिक है, मजा आ जाएगा करके, ये बात तो पक्की है। यू विल लव दिस टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है। करा दे? पानी पी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पानी पी लो। अच्छा, जो जो बच्चा थक गया है ना, जल्दी से चैट बॉक्स पे लिखो, अपनी आंखें क्लोज करो। सुनो 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 मेरी बात, तुमको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं।
2 मिनट 4 मिनट का ब्रेक देता हूं तुमको, उसके बाद तुमको टॉपिक कराऊंगा और उसके बाद पूरा रिवाइज भी कराऊंगा, तुमको मजा आएगा। फटाफट अपनी आंखें बंद करो और चैट बॉक्स पे लिखो आईज क्लोज्ड। क्विकली क्लोज योर आईज। कोई चीटिंग नहीं करेगा। अभी तुमने करना क्या, अभी तो तुम्हारा सारा टाइम तुमने ऑडिट को दे ही दिया है ना, शाम का तो ऑडिट को दे ही दिया टाइम, तो दे दो ना अच्छे से, पूरा अच्छे से ही करेंगे हम। क्विकली क्लोज योर आईज एंड टाइप ऑन द चैट बॉक्स आईज क्लोज्ड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट क्लोज योर आईज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, उसको स्ट्रेट रखना है आपने। एंड कीप योर आईज क्लोज। बहुत बढ़िया। टेक अ नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। अनदर नॉर्मल ब्रेथ इन and breathe out. One more time. Take a normal breath in and breathe out. Just observe your breath. Observe the sounds that you are listening right now. It can be the sound of the fan, it can be the sound of the air conditioner, any sound which is reaching your ears. Just observe that sound. Now slowly, slowly take a deep breath. 3, 2, 1. Hold, 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 and slowly, 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 slowly breathe out. One more time. Take a deep breath in. 2, 3. Hold, 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 and slowly, 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 slowly breathe out. One last time. Slowly take a deep breath in. 2, 3. Hold, 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 and slowly, 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 slowly breathe out. Now just become aware about your surroundings wherever you are sitting right now. The walls around you, the chair where you are sitting. Just bring your attention back to this moment. Now start rubbing your hands. एकदम अच्छे से अपने hands को rub करो. Quickly, quickly, quickly rub your hands. Very good. बहुत अच्छे से, मतलब चिंगारियां निकलनी चाहिए हाथों से. ठीक है? And with a smile on your face, just gently put your palms on your eyes. No need to massage them, or you can say press them. Just gently place them on your eyes. And whenever you feel good, whenever you feel okay, you can slowly and gently open your eyes. Once you are ready, just type in the chat box and we'll begin again and we'll resume the class. और बादशाह, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? रेडी सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सर ये क्या टॉपिक है? द प्रेमाइस. ये द प्रेमाइस क्या टॉपिक है? सो द प्रेमाइस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी.
प्रेमाइस का क्या मतलब होता है, प्रेमिस का क्या मतलब होता है, ये किस बेसिस पे हम ऑडिट कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम ऑडिट कर रहे हैं, हम इस बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे। अरे हम ऑडिट किसका करेंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं होंगे? क्या आपको ये बेसिक बात समझ आ रही है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं होंगे तो मैं ऑडिट किसका करूंगा? तो सबसे पहले मेरे को समझना पड़ेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये कैसे होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मुझे एक बात बताओ, इनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, एक भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो तो कुछ ना कुछ आपको चेक्स रखने पड़ेंगे, आपको कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इसके लिए उनको इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप घर में चोरी ना हो इसके लिए गार्ड को खड़ा करते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो उसके लिए आपको इंटरनल कंट्रोल लगाने पड़ेंगे। अब ये इंटरनल कंट्रोल्स का 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले तो इंटरनल कंट्रोल्स जो प्रोसेसेस हैं उनको डिजाइन करना पड़ेगा। आपने अपने एक शीट पे डिजाइन कर लिया। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इंटरनल कंट्रोल की आपसे बात करूं, एग्जांपल के तौर पे अगर इंटरनल कंट्रोल की बात करूं, जो भी हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनते हैं, जो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेंगे ये चेक करेगा कौन? मैंने कहा हायर ऑफिसर। जो भी हायर ऑफिसर होगा ये इसको चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ठीक बना है कि नहीं। तो पहले तो आपको इस प्रोसेस को डिजाइन करना पड़ेगा, फिर आपको इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और क्या इंप्लीमेंट करके छोड़ दें क्या? द आंसर इज नो। इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, जिसको आज से हम प्यार से बोलेंगे डिम, और इन दोनों को साथ में बोलेंगे डिम ऑफ आईसी। सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, जो जो बच्चे ऑडिट में पास होना चाहते हैं। सर डिम ऑफ आईसी का क्या मतलब है? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मैंने कहा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ यानी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे बनेंगे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? जब हमारे पास इंटरनल कंट्रोल होगा। इस इंटरनल कंट्रोल का 3 स्टेज प्रोसेस क्या है? डिम यानी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू डैश और डैश। सारे बच्चे डैश और डैश भरो अपने चैट बॉक्स में। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से 2 वजह से हो सकती है? जल्दी से बताओ ये 2 वजह। तुमको क्लास के बाद ज्यादा रिवीजन में टाइम लगने नहीं वाला, तुम्हारे क्लास में ही कराऊंगा आज मैं सारी रिवीजन। जल्दी से बताओ ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस वजह से हो सकती है? पीयूष ने सबसे पहले सही बोला, तिवारी जी छा गए आज। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फ्रॉड यानी इंटेंशनल, एरर यानी गलती से। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है? साइड में लिख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस इंटरनल कंट्रोल। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीपीएफएस प्लस डीआईएम, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन गए, अब ऑडिटर चेक करने आएगा। ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो भी मैनेजमेंट की है। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद आउ। सर ये क्या था? आउ का क्या मतलब है? आउ का मतलब है ऑल इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब है कोई भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन जो ऑडिटर मांगता है वो देगा। ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स रेलिवेंट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगले ए का क्या मतलब है? ऑल इंफॉर्मेशन तो उसने ले ली, अगर ऑडिटर को कुछ और भी चाहिए होगा, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो भी देनी पड़ेगी। प्लस अगर उसको एंटिटी में किसी से बात करनी है तो वो एक्सेस भी देना पड़ेगा। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी फ्रॉम whom ऑडिटर डिटरमाइंस टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो AAU का क्या मतलब है? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 बेसिकली मैं बोलता हूं 3 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पहली है पीपीएफएस। सर पीपीएफएस का क्या मतलब है? सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ।
अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके लिए हमने क्या किया, डिम ऑफ आईसी। सर डिम ऑफ आईसी का क्या मतलब है, सारे बच्चे रिपीट करो, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल so that preparation and presentation of financial statements can be done free from material misstatement whether due to fraud or error। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनके तैयार हो गए, इंटरनल कंट्रोल लगा दिए, हम ऑडिटर को प्रोवाइड करेंगे विद आउ। सर आउ का क्या मतलब है, ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल दोज विद इन द एंटिटी, जहां ऑडिटर को लगता है नेसेसरी है टू गेट द ऑडिट एविडेंस। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ आए, हां या ना? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट बताओ, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना। क्विकली गो थ्रू दिस टॉपिक, फटाफट अपने आप रिकॉल करो, अगर रिकॉल हो रहा है गिव मी अ थम्स अप इन द चैट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सर, यस सर, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। इसी की एक एक्सटेंशन वाली लाइन है, जस्ट इसको रीड करेंगे। एज अ पार्ट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एफआरएफ। किस एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, जब उनको एफआरएफ मिल गया फिर उस एफआरएफ के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एंड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन दे देंगे ऑफ दैट फ्रेमवर्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी आप देखोगे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें शेड्यूल 3 के बारे में लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि हमने इसको शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है। तो पहले शेड्यूल 3 को पहचानो, फिर शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ एंड फिर शेड्यूल 3 की बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करो। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त मैनेजमेंट को जजमेंट अप्लाई करनी पड़ सकती है टू मेक द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दे शुड बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस, प्लस दे नीड टू अप्लाई एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज उनको अप्लाई करने पड़ सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड in accordance with the FRF designed to meet the common financial information for a wide range of users, जिसको हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है, हम यहां पे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं या कोई स्पेशल पर्पस की बात कर रहे हैं? लॉजिकली सोच के बताना। अभी तक जो भी हमने बात करी, ठीक है, मैंने एक्सप्लिसिटली ये बात बोली नहीं है, बट लॉजिकली आप सोच के बताओ, अभी तक हमने जनरल पर्पस की बात करी, यानी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सारे यूजर्स के काम आते हैं, या कुछ इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी चुनिंदा इंसान के लिए बनाए जा रहे हैं? हम बात कर रहे थे जनरल की, और ये पूरे ऑडिट में हम जनरल की ही बात करेंगे। इस पूरे ऑडिट में हम जनरल की बात करेंगे। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना सीए इंटर लेवल पे पार्ट है, ना सीए फाइनल लेवल पे बात है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होगी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस यानी विच मीट द नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर, जो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। क्या ये टॉपिक क्लियर है? हाँ सर, ये टॉपिक क्लियर है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने जितने टॉपिक्स करे उनको बस अब आज आपने घर पे बैठ के रिवाइज करना है। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, और इसी से हमारी एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट्स अ फाइनेंशियल ऑडिट। सर फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? इट इज अ, बताओ क्या है वो? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने कहा किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। मैंने कहा किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म। क्यों करी हमने एग्जामिनेशन? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। फिर हमने बात करी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, जिसके लिए हमने कौन सा ऐसे पढ़ा? ऐसे 200, जिसका नाम था उय्या कासा। सर उय्या कासा का क्या मतलब है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये हमारा ऐसे 200 है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसमें दो पार्ट हमने पढ़े थे। एक में तो हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, ताकि हम ये बता सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। फिर हमारे पास जब पता चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, फिर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एक बार आपने रीजनेबल एश्योरेंस ले ली, ओपिनियन बना लिया, देन यू विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्रोफेशनल जजमेंट, गॉट इट सर? यस सर, गॉट इट। एंड देन वी डिस्कस्ड
कि हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों लेते हैं, हम अपनी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस क्यों नहीं कर सकते जीरो पे, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, जिसमें हमने 4 इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात की थी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइम एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड द लास्ट पॉइंट वाज 4 एरियाज जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा है। एंड सबसे आखिरी में हमने जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जो मेरा मानना अच्छा टॉपिक था, वो है प्रीमाइस, जिसमें हमने डिस्कस करी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट। जल्दी से बताओ, क्या आप सारे बच्चे कल के क्लास से पहले ये रिवाइज करके आओगे या नहीं आओगे? जल्दी से बताओ, क्या सारे बच्चे मेरे साथ ये कमिटमेंट करते हैं कि जो जो चीजें आज हमने क्लास में पढ़ी हैं आप इनको बोल बोल के एकदम अच्छे से शानदार तरीके से रिवाइज करके आएंगे? एंड ट्रस्ट मी, अगर आज आप इनको लेके बैठ जाओ, बढ़िया तरीके से इन टॉपिक्स को कवर कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको इन पे पकड़ बनाने से। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। आरटीपी नवंबर 22 मोटा माटी का जो चैप्टर है हमने एकदम शानदार तरीके से कवर कर लिया। बुक नहीं आया आंख के बाद करेंगे। पीयूष, मैं इसकी पीडीएफ जो है, पहले चैप्टर की जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल करा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसको मैं आपके गूगल ड्राइव पे डलवा दूंगा, सो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बन गया, उसमें भी मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। जो पहला चैप्टर है उसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको दे देता हूं, टेंशन मत लिया करो बस, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज मेक श्योर कि आज जो भी हमने पढ़ा आप अच्छे से रिवाइज करें, मन लगा के पढ़ें, एंड जल्द ही सीए बन के अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव अ ग्रेट डे अहेड।